चलो फ्रेंड, आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग जो परीक्षा 2014 में हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चरर, उसके लिए उसका प्रथम प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे। तो पोलिटिकल साइंस का ये, और यहाँ पर व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र को हल किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक सूचना है कि इस चैनल पर पोलिटिकल साइंस के लिए आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, यूजीसी नेट और आरपीएससी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और एमपीपीएससी का, इसके साथ ही जो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, इन सभी के लिए संयुक्त रूप से एक कॉमन टेस्ट सीरीज चलाई जाने वाली है चैनल पर। तो टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और सब कुछ अच्छा रहा तो टेस्ट सीरीज जरूर चलेगी, क्योंकि एक्चुअली दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है तो मोटिवेशन नहीं आता है। हालांकि देखते हैं, टेस्ट सीरीज तो चलाना ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे अगर इस टेस्ट सीरीज में तो बढ़िया रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आरपीएससी में पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। तो अर्थशास्त्र का सही घटक भौतिकवाद नहीं है, मटेरियलिज्म नहीं। तो भौतिकवाद अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में कौटिल्य ने समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, यथार्थवाद, राज्य शासन कला, नैतिक, निरपेक्ष, विधि, समाज नीति और धर्मादि पर प्रकाश डाला। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं। तो इसमें जो सी नंबर है दोस्तों, महावीर से निर्वाण नहीं रिलेटेड है। महावीर निर्वाण ये सही सुमेलित नहीं है। अन्य विकल्प सुमेलित है। निर्वाण शब्द का संबंध संसार के दुखों से छुटकारा पाने से है। भगवद गीता, उपनिषद आदि ग्रंथों में इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका व्यापक अर्थों में प्रयोग बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। तो बेसिकली निर्वाण ये बुद्ध से रिलेटेड है। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण करते हैं तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसको महापरिनिर्वाण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति से राजतंत्र की अवधारणा को लिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के समाज सुधारक एवं महान चिंतक थे। इन्होंने राज्याध्यक्ष तथा शासन की विभिन्न परिषदों एवं समितियों के लिए विभिन्न योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए न्याय की व्यवस्था ऋषि प्रणीत ग्रंथों के आधार पर किए जाने का पक्ष किया है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रमुख रचना। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश महत्वपूर्ण रचना। सोचिए एक को सोची दो से मिलाना है। तो दयानंद सरस्वती दोस्तों, ये इनको वैदिक पुनरुत्थान से जोड़ा जा सकता है। तो दयानंद सरस्वती का फेमस स्टेटमेंट था कि वेदों की ओर लौट चढ़ो, वेदों की ओर, गो बैक टू वेदांत। सैयद अहमद खान, तो इनका तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा एवं इस्लाम धर्मशास्त्र से रिलेटेड हो सकते हैं। और अरविंदो घोष ये दोस्तों आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट देते हैं। और राजा राम मोहन राय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा देते हैं। तो दयानंद सरस्वती 1 का 4। फिर इसमें बी का दोस्तों 3 होगा, यानी बी सही होगा। तो दयानंद सरस्वती वैदिक पुनरुत्थान से रिलेटेड है, वैदिक रिवाइवल की बात करते हैं। तो सैयद अहमद खान ये धर्मनिरपेक्ष शिक्षा एवं इस्लाम धर्म साथ का प्रचार करते हैं। अरविंदो घोष आध्यात्मिक नेशनलिज्म एंड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं। मोहन राय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा देते हैं। फिर सोचिए एक को सोचिए दो से मिलाना है। तो सर सैयद अहमद खान ये इनकी दोस्तों जो महत्वपूर्ण बुक रही है, कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। फिर दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाशक रहे हैं। अरविंदो घोष तो द लाइफ डिवाइन, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पूरा। निम्नलिखित में से कौन चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है। तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी चमत्कारिक तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें भारत का बहुबुद्ध पुरुष कहा जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं सामाजिक तो राम मनोहर लोहिया समर्थक थे। तो ये दोस्तों
पहला विकल्प है विकेंद्रित समाजवाद, तो यही विकल्प सही होगा, पहला ही, कि राजा राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित यानी डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म के ये समर्थक थे। लोहिया अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक हैं। सप्त क्रांति जिनके प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट देते हैं। इनमें लोहिया जी ने 7 ऐसे सिद्धांतों या क्रांतियों का जिक्र किया है जिनके माध्यम से ही समाज सुधार का काम किया जा सकता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महात्मा गांधी दोस्तों ये न्यास्ता यानी ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जयप्रकाश नारायण ये संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ये पंचशील, और विनोबा भावे सर्वोदय। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि महात्मा गांधी ने भी सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन विनोबा भावे ने ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। तो इस स्थिति में हमको विनोबा भावे को सर्वोदय में ले जाना चाहिए और ट्रस्टीशिप के लिए गांधी जी को नियुक्त किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला कथन है कि या असर्शन है, सत्य के प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक एवं नीतिवादी स्वरूप है। तर्क है क्योंकि यह नैतिक स्वोद्देश्यवाद पर बल नहीं देता है। तो ये दो तो गलत है, नैतिक स्वोद्देश्यवाद पर ये बल देता है। तो इसमें दोस्तों पहला सही है लेकिन आर गलत है। तो असर्शन तो सही है लेकिन आर गलत है, रीजन गलत है। सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक एवं नीतिवादी स्वरूप है। यह अवधारणा नैतिक स्वोद्देश्यवाद पर बल देता है। यह कथन इस तरह कथन सत्य एवं तर्क असत्य है। ज्ञातव्य है कि सत्याग्रह सत्य और अहिंसा का प्रयोगात्मक रूप है, जिसका प्रयोग गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया। ये भी याद रखिएगा, जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है, गांधी जी सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? साउथ अफ्रीका में करते हैं। भारत में लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं? तो पहला है कि व्यक्ति का महत्व, तर्क संगत, समता समाज, श्रेणीकृत असमानता। इसमें डी होगा दोस्तों, डी होगा। श्रेणीकृत असमानता का विचार डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की विचारधारा का लक्षण नहीं है। ज्ञातव्य है कि अम्बेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, श्रमिक एवं महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं? इसमें दोस्तों रूढ़िवादिता का कॉन्सेप्ट नहीं। रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्स ये उनकी विचारधारा में नहीं थी। रूढ़िवादिता जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा की विशेषता नहीं है। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य का एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। और दोस्तों अगर नेहरू जी, गांधी जी, इन सब के बारे में आप लोग डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर चलाई जा रही जो सीरीज है राजेश मिश्रा सर की, उसको देखें और उससे लाभ प्राप्त करें। बहुत अच्छी सीरीज है, होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? तो भारत का मैकियावेली, इंडियन मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य ने न केवल राज्य के आंतरिक कार्य बल्कि बाह्य कार्यों का भी विस्तार से चर्चा किया है। इस संबंध में वह विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा युद्ध एवं शांति के नियमों का भी विवेचना करते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीवन का उत्तम लक्ष्य, तो ये एक विवादित क्वेश्चन है। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक जयप्रकाश नारायण, जेपी। तो ये दल विहीन यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी के समर्थक थे। हालांकि महात्मा गांधी भी, ये भी याद रखिए कि महात्मा गांधी भी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो इन केस अगर कभी महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट आए या महात्मा गांधी के बाद विकल्प में रहे तो महात्मा गांधी को भी चुनना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का कोई औचित्य नहीं होता है। इन्होंने समाज सुधार के संदर्भ में संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक राम मनोहर लोहिया की है, तो ये याद रखिएगा। उनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? इतिहास चक्र, फिर भारतीय शिल्प, मार्क्सवाद और समाजवाद, समदृष्टि, समाजवादी चिंतन एवं संसदीय आचरण इत्यादि। संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीति के व्यवस्था की आधार इकाई मानने का विरोध किसने किया था? तो ये
अम्बेडकर ऐसा मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था का आधार इकाई मानने का विरोध करते थे। ज्ञातव्य है कि अम्बेडकर दलितों के मसीहा के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने हमेशा दलितों के उत्थान की बात की। अम्बेडकर के विचारों के विपरीत गांधी जी ग्राम स्वराज एवं ग्राम पंचायतों को मौलिक रूप से लागू करना चाहते थे। तो अम्बेडकर का मानना था कि जो विलेज होते हैं वो डेन ऑफ इग्नोरेंस होते हैं, डेन ऑफ इग्नोरेंस की तरह चित्रित करते हैं विलेजेस को अम्बेडकर। उनका मानना था कि जो कास्ट सिस्टम है, सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम या सो कॉल्ड ब्राह्मणिज्म, ये गांवों में ज्यादा है ना, इसका प्रभुत्व है। तो गांधी के जो पंचायती राज है उसके माध्यम से जो पावर ट्रांसफर है वो रियलिटी में हो नहीं पाएगा, ऐसा मानना था अम्बेडकर का। और गांधी तो ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायतों की बात ही करते थे। तो ये थोड़ा सा अंतर है, मतभेद है, मनभेद नहीं था दोस्तों, मतभेद हो सकता है। नेक्स्ट है कौटिल्य की षड्गुण नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? तो यान, कौटिल्य की षड्गुण नीति में यान का अर्थ चढ़ाई करने से संबंधित है। कहतव्य है कि कौटिल्य ने विदेश नीति से संबंधित मंडल सिद्धांत एवं षड्गुण नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। षड्गुण नीति में 6 प्रमुख तत्वों को शामिल किया गया है: संधि, विग्रह, यान, आसन, समाश्रय और वैधिभाव। फिर है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं? अश्वघोष है, नागार्जुन है, कुंडाचार्य नहीं है, दिंगनाग ये है। तो कुंडाचार्य बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है, जबकि अश्वघोष, नागार्जुन, दिंगनाग बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध थे। बाद में बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में बंट गया, जिसमें थेरवाद, महायान, वज्रयान, नवयान प्रमुख है। थेरवाद को हीनयान कहा जाता है। फिर जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की, तो ये तो सही है। दूसरा, उन्होंने समाज में व्यक्ति के स्थापनार्थ धर्म के इस्लामी विचार और राजस्व के टर्की के विचार को जोड़ा है, तो ये गलत है। इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही है। जियाउद्दीन बर्नी भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत करने काम करते हैं, जबकि दूसरा कथन असत्य है। बर्नी अपने इतिहास द्वारा अपने समकालीन उच्च वर्ग का प्रदर्शन करना था, अपने समकालीन सुल्तान फिरोज शाह के समक्ष एक आदर्श रखना चाहते थे। जवाबित का सिद्धांत, तो ये क्या है, किस संबंधित है? तो ये राज्य कानून से संबंधित है। तो जवाबित का सिद्धांत कानून से संबंधित है। जवाबित या जवाबदेह कानून संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला है, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक सिद्धांतों का समर्थन किया। दूसरा, उन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया। तीसरा, उनका सोचना था कि संस्कृत ज्ञान ने भारत को अंधकार में रखा है। और तीसरा, उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। तो दोस्तों इसमें बी कथन सही होगा, उन्होंने ज्यूरी प्रणाली का विरोध नहीं किया था। ये तो ये कथन दूसरा है, कथन दूसरा असत्य होगा, जबकि शेष कथन सत्य है। राजा मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और न्यू टेस्टामेंट के नैतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं वो। और उनका यह भी मानना था कि संस्कृत ज्ञान से भारत को अंधकार में रखा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद द्वारा नहीं लिखी हुई है? तो इसमें सी नंबर यानी महानिर्वाण तंत्र नामक पुस्तक के लेखक जॉन वुडरफ है, ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती। शेष अन्य पुस्तकों के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक एवं सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थी, किंतु समय के साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा हिंदी में भी लिखा। क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से अधिक थी, हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया। नेक्स्ट है, मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषतः किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी? उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया 1893 में इसकी स्थापना की थी। ईवी स्वामीनाथन ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को कहा। तो ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को स्थानीय प्रभुओं की साजिश कहा है। ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को स्थानीय प्रभुओं की साजिश कहा है। इन्हें पेरियार के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया था, जिसका सिद्धांत रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध करना था। दक्षिण भारतीय समाज के शोषित वर्गों के लोगों की स्थिति सुधारने पे
इनका शीर्ष योगदान है। और इन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया था, ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.के. गांधी के हिंद स्वराज से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को चुनिए। पहला है, यह हिंसात्मक या यह हिंसक राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर है। दूसरा, यह स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित करती है। दूसरा, यह ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखती है। यह संवाद शैली में लिखी गई। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों वो गलत है। स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित किया, यह कथन गांधी के हिंद स्वराज संबंधित है, त्रुटिपूर्ण है, जबकि शेष अन्य कथन की हिंद स्वराज के संबंध में सही है। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक है और मूल रचना सन 1919 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। यह पुस्तक इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था? तो अंतिम राजनीतिक दल दोस्तों ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बना था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था। 30 सितंबर 1956 को बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। लेकिन पार्टी गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके अनुयायियों ने 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की तथा 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। वह एन शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। विनोबा भावे द्वारा प्रणीत कृषि खेती के सिद्धांत का अर्थ है बैलों के प्रयोग के बिना खेती। तो विनोबा भावे द्वारा प्रणीत कृषि खेती के सिद्धांत का अर्थ है बैलों के उपयोग के बिना खेती करना। विनोबा भावे गांधी जी के संपर्क में आने के बाद खुद को गांधी के आश्रम के लिए समर्पित कर दिया। अध्ययन, अध्यापन, कताई, खेती के काम से लेकर सामुदायिक जीवन तक आश्रम की हर गतिविधि में हुए आगे रहते थे। और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व है तो क्रांतिकारी जन इच्छा। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व क्रांतिकारी जन इच्छा से है। ज्ञातव्य है कि जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना की। उन्होंने जन इच्छा को संपूर्ण क्रांति के माध्यम से व्यक्त किया। अमर्त्य सेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वो पैरेटो अनुकूलतम की सराहना करते हैं। दूसरा है, वो संसाधनों की क्षमता के बजाय क्षमताओं पर जोर देते हैं। तो ये तो सही है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट केवल 2 सही है। अमर्त्य सेन संसाधनों की क्षमता के बजाय क्षमताओं पर जोर देते हैं, तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ही टॉक्स अबाउट इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी। ज्ञातव्य है कि 1958 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने 1963 से 1971 के बीच दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। सेन बहुत सारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के विद्वान के सहयोगी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनको अकाल का अर्थशास्त्र लिखने के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सेन ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक और अनुसंधान विद्वान के तौर पर अर्थशास्त्र विभाग जादवपुर विश्वविद्यालय से किया। नेक्स्ट है, यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य क्या है? रियलिस्ट अथॉरिटी। तो ये दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता से इसका आशय नहीं बल्कि आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन। यथार्थ यानी रियलिस्ट अथॉरिटी क्या है कि आदेशों के वास्तविक आज्ञा पालन से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि कानूनी प्रभुसत्ता का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन ने किया था। यानी जो लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है उसे किसने दिया था? जॉन ऑस्टिन ने। उनके अनुसार राज्य का आदेश ही कानून है, अर्थात
प्रभुसत्ता को राज्य के आदेश के रूप में परिभाषित किया गया। ऑस्टिन को एकलवादी प्रभुसत्ता यानी मोनो, तो उनको मोनिस्टिक डेमोक्रेसी, मोनिस्टिक सोवरेंटी से एसोसिएट किया जाता है और उनका मानना था कि कमांड ऑफ लाइज कमांड ऑफ सॉवरेन, लाइज कमांड ऑफ सॉवरेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह तर्क देता है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीति सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो ये बहुलवादी लोग ऐसा बोलते हैं। तो उपरोक्त तर्क बहुलवादी अवधारणा का है। ज्ञातव्य है कि बहुलवादी विचारक राज्य की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि राज्य भी अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है। तो इनका मानना है प्लूरलिस्ट्स का, स्टेट इज अ वन एमंग वेरियस एसोसिएशंस। तो स्टेट भी एक एसोसिएशन है, जिस प्रकार बहुत सारे एसोसिएशन है, उसी प्रकार स्टेट भी एक एसोसिएशन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अतः इसे सर्वोच्च शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। इस तरह प्रभुसत्ता का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, ऐसा बहुलवादियों का मानना है। सेबल्टन की राय के अनुसार राज्य का कार्य प्रोत्साहन देना होता है। तो राज्य का कार्य हाशिए पर खड़े समुदायों के हितों को, सेबल्टन की राय के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य हाशिए पर खड़े समुदायों को, उपेक्षित वर्गों के हितों को या उपेक्षित वर्गों के हितों को प्रोत्साहित करना होता है राज्य का उद्देश्य। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पद्धति है इसके माध्यम से विकसित देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं? तो ये आर्थिक सहायता है। तो आर्थिक सहायता की पद्धति से विकसित देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। आर्थिक सहायता की इस नीति को वर्तमान समय में नव साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता, तो ये विधिक विवेकपूर्ण है, यानी लीगल रैशनल। तो विधिक विवेकपूर्ण सत्ता मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता है। ज्ञातव्य है कि मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है परंपरागत सत्ता यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा है चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता यानी कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, और तीसरा है विधिक या विवेकपूर्ण सत्ता, तो लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करते हैं। ये विधिक विवेकपूर्ण सत्ता आधुनिक समाज का विशिष्ट पहलू है। यह तार्किकता की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है। वेबर ने तार्किकता को पश्चिमी सभ्यता की मुख्य विशेषता माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती है। तो इसमें पहला होगा मनुष्य की मुक्ति के लिए। तो मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह मनुष्य की मुक्ति के लिए बल नहीं देती है। ज्ञातव्य है कि मार्क्स ने वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की परिकल्पना की थी। मार्क्स का मानना था कि राज्य मानव की स्वतंत्रता के विकास में बाधक है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में से कौन सा वैधता का आशय बताता है? पहला ऑप्शन है कि इसका तात्पर्य प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्था से है। दूसरा, इसका तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तीसरा, इसका तात्पर्य उस आस्था से है कि प्रचलित राजनीतिक संस्था में सुधार होना चाहिए। और लास्ट है, इसका तात्पर्य है कि शासन की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना। तो सही ऑप्शन होगा बी होगा। वैधता का आशय है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ज्ञातव्य है कि वैधता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने दिया है। वैधता समाज में कानून को सर्वमान्य सहमति प्रदान करवाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला है विधि सम्मत संप्रभुता, ये कानूनी होती है, लीगल होती है। यथार्थ संप्रभुता तथ्यात्मक होती है। तीसरा है नामधारी संप्रभुता यानी नॉमिनल अथॉरिटी, जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करते हैं। तो शक्ति का ये रियली उपयोग करते हैं। तो जो नॉमिनल हेड होता है, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति, तो वो शक्ति का उपयोग कहाँ करता है? जो रियल हेड होगा, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, वो उपयोग करता है शक्ति का। तो ये ऑप्शन, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो वह जो शक्ति के यथार्थ में प्रयोग करता है उसे वास्तविक संप्रभु कहते हैं, न कि नामधारी संप्रभुता। ज्ञातव्य है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नामधारी कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग करती है उसे वास्तविक संप्रभुता यानी रियल अथॉरिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? तो इसमें पहला सही होगा,
अनुपातिक पद्धति यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो प्रणाली है अल्पसंख्यकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि इसी प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विचारकों में से प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन माना जाता है? प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक संत साइमन, रॉबर्ट ओवेन, रोदो और कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक माना जाता है। ज्ञातव्य है कि मार्क्स के पहले जो समाजवाद था को मार्क्स ने काल्पनिक समाजवाद यानी यूटोपियन सोशलिज्म कहा है। मार्क्स ने समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। यूटोपियन सोशलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्स, और मार्क्स, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, प्रोथो जैसे विचारकों को यूटोपियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थिंकर्स थे ये मानते थे कि हम कैपिटलिस्ट की जो कंसाइंस है, कैपिटलिस्ट की जो अंतरात्मा है, उसको अपील करके हम समाज में इक्वालिटी ला सकते हैं। जबकि मार्क्स का क्या मानना था कि हमें रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, कैपिटलिस्ट आसानी से अपनी जो प्रिविलेजेस है उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो इसको मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला असर्शन क्या है कि फांसीवाद प्रजातंत्र का शत्रु है। रीजन क्या है कि यह व्यक्ति स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से नष्ट करता है। तो इसमें दोनों मतलब ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही विवेचना करता है। फांसीवाद एक तानाशाही विचारधारा वाली शासन प्रणाली है। यह प्रणाली प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र को सत्य के समान देखती है। फांसीवादी विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्णतः नष्ट करती है। इस तरह तर्क और कथन दोनों ही सही हैं और तर्क कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो समकालीन उदारवाद के चिंतक और मूल विचार। तो इजाया बर्लिन दोस्तों ये निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट देते हैं। निगेटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट देते हैं। एफ ए हायक, कार्ल पॉपर। तो कार्ल पॉपर दोस्तों, सीबी मैकफर्सन, ये इनको क्रिएटिव फ्रीडम से एसोसिएट किया जा सकता है। फिर एफ ए हायक ये अन्याय एवं दुर्भाग्य में अंतर बताते हैं और कार्ल पॉपर उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें जो सही आंसर होगा सी होगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मार्क्सवादी चिंतक और मूल विचार। तो लेनिन, फिर रोजा लग्जमबर्ग, माओ जेडोंग, ग्रामसी ये निष्क्रिय प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट देते हैं, पैसिव रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर लेनिन क्रांति का अग्रदल, रोजा लग्जमबर्ग ये जनता का स्वतः स्पॉन्टेनियस कमिंग ऑफ पीपल। माओ जेडोंग ये जन दिशा की बात करते हैं और ग्रामसी निष्क्रिय प्रतिरोध यानी निष्क्रिय क्रांति यानी पैसिव रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणवाद की अनुरूपता में नहीं है? पहला है स्पेस सी पृथ्वी, दूसरा गेया पूर्व कल्पना, तीसरा है कार्टेजियन न्यूटोनियन विचार चित्र और डी है जैव केंद्रित समता। तो इसमें सही आंसर होगा सी होगा। कार्टेजियन न्यूटोनियन विचार चित्र पर्यावरणवाद की अनुरूपता में नहीं आता। पर्यावरणवाद एक तरह का दर्शन, विचारधारा और सामाजिक आंदोलन है। पर्यावरणवाद प्राकृतिक पर्यावरण की कानून द्वारा रक्षा, सुधार और पुनर्स्थापना का पक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारीवाद की कौन सी धारा यह रेखांकित करती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है? तो ये सांस्कृतिक नारीवाद यानी जो कल्चरल फेमिनिस्ट हैं वो ऐसी बात करते हैं, है ना, कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है। मूलतः नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति और कारणों को समझना तथा उनके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीति और सत्य संतुलन के सिद्धांतों पर इसके प्रभाव की व्याख्या करना है। नेक्स्ट है एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे हस्तक्षेपवाद के पक्षधर थे किंतु न्यूनतम राज्य के नहीं। दूसरा है उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं श्रम नियमों में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया। तो दोनों कथन दोस्तों सही हैं। एडम स्मिथ से संबंधित उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। ज्ञातव्य है कि एडम स्मिथ एक स्कॉटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ
आर्थिक अर्थशास्त्री थे, इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हें कहा जाता है, एडम स्मिथ को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला है, राज्य समाज की संरचना का एक घटक है। दूसरा, सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा। तीसरा है, राज्य समाज में विरोधपूर्ण वर्ग विभाजनों की रचना है। तीसरा, अधीनस्थ वर्गों के लिए सदैव अधिनायकवादी होता है। अधीनस्थ वर्गों के लिए सदैव अधिनायकवादी होता है। तो इसमें जो गलत आंसर होगा बी होगा, सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन नहीं कर दिया जाएगा। ये गलत है। मार्क्स का मानना था कि सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य समाप्त नहीं होगा, बल्कि राज्य के बाद समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी। क्रांति के बाद राज्य समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी एवं धीरे धीरे राज्य विलुप्त हो जाएगा। तो कैपिटलिज्म से जो ट्रांजिशन होगा वो सोशलिज्म में होगा। सोशलिज्म एक ट्रांजिशनरी फेज होगा, जहां पर जो कंडीशन है कम्युनिज्म के लिए उसको क्रिएट किया जाएगा। और जब से ही कम्युनिज्म जो कि स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होगी, इसलिए स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होगी, तो स्टेट अपने आप बिदर अवे हो जाएगा, उसको बलपूर्वक समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मार्क्स का मानना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर औपनिवेशिक राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रशासकीयता एक निरंतर एवं वर्धमान सरोकार है। दूसरा, यह एक सशक्त राज्य को एक निरंकुश राज्य से विभेदित करता है। तो इसमें दोनों को स्टेटमेंट सही है दोस्तों। औपनिवेशिक राज्य के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सही है। उत्तर औपनिवेशिक काल में सशक्त राज्य एक निरंकुश राज्य से विभेद करता है। ज्ञातव्य है कि उत्तर उपनिवेशवाद अध्ययन की एक शाखा है, जिसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों को समझा जाता है। नेक्स्ट है, संप्रभुता पर ऑस्टिन के त्रुटिपूर्ण कथन को छांटिए। पहला है कि प्रभु सत्ताधारी सहित होने पर ही कोई समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र होता है। दूसरा, कोई अमूर्त धारणा प्रभु सत्ताधारी नहीं हो सकती। तीसरा, कानूनी उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश है। तीसरा, और लास्ट है कि तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत प्रभु सत्ता में भेद है। तो इसमें जो सही आंसर होगा बी होगा, कोई अमूर्त धारणा प्रभु सत्ताधारी नहीं हो सकती है। ऑस्टिन के संप्रभुता के संदर्भ में कथन त्रुटिपूर्ण है। ऑस्टिन संप्रभुता पर किसी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करते हैं। तो सोवरेंटी पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑस्टिन बर्दाश्त नहीं करते हैं। बेसिकली वो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेंटी को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अन्ना अरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है। पहला है, आत्म परकताओं की निर्माता। दूसरा है, के ऊपर नहीं बल्कि के प्रति शक्ति, सहमति के रूप में शक्ति। और तीसरी, सामूहिक कार्यवाही के कारण बढ़ी हुई क्षमता। इसमें सही आंसर होगा ए होगा, आत्म परकताओं के निर्माता। हन्ना अरेंट की शक्ति संकल्पना से संबंधित नहीं है। ज्ञातव्य है कि हन्ना अरेंट जर्मन अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार थी। उनकी 18 किताबें और अनेक लेख हैं। एक पक्षीय धर्म से लेकर साहित्य विज्ञान तक वे विषयों पर राजनीतिक सिद्धांत पर स्थायी प्रभाव उन्होंने डाला। हन्ना अरेंट एक महत्वपूर्ण थिंकर है। तो दोस्तों, अजय मिश्रा सर की जो बुक है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ज़्यादा समझना है तो उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये बहुत सरल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध शक्ति मानी जाती है। तो वैध शक्ति अथॉरिटी को वैध शक्ति माना जाता है। अथॉरिटी, तो व्हेन लेजिटिमेसी मीट्स विथ पावर इट रिजल्ट्स इनटू अथॉरिटी। तो जब अथॉरिटी क्या है, जब लेजिटिमेसी यानी वैधता प्लस पावर शक्ति आ जाती है तो उसे अथॉरिटी कहा जाता है। सत्ता या प्राधिकार वैध शक्ति मानी जाती है। ज्ञातव्य है कि मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, करिश्माई, चमत्कारिक और परंपरागत सत्ता, विवेक या विसम्मत सत्ता। नेक्स्ट, अधिकारों पर वर्ग प्रेम विवाद केंद्रित नहीं था। ये केंद्रित नहीं था अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर। तो राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों पर वर्ग प्रेम विवाद केंद्रित नहीं था। ज्ञातव्य है कि अधिकार की अवधारणा उदारवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। उदारवाद के आविर्भाव के साथ
समान अधिकारों और मान्यता के लिए इस आधार पर मांग उठने लगी थी कि सभी मनुष्य जन्म से समान है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के मार्क्सी संकल्पना के अनुरूप क्या है? पहला, विच्छिन्नता का अंत। दूसरा, मानवीय रचना धर्मता की व्यक्ति। तीसरा, विचारधारा के प्रतिनिष्ठा। और तीसरा है, और चौथा लास्ट है, आत्मसिद्धि। तो इसमें जो सही आंसर होगा ए होगा। 2, 3 और 2, 1 और 4। 1, 2 और 4। विचारधारा के प्रति निष्ठा नहीं थी। तो आइडियोलॉजी, मार्क्स आइडियोलॉजी को एक फॉल्स कॉन्शियसनेस मानते हैं। फॉल्स कॉन्शियसनेस मानते हैं, इसके माध्यम से भ्रम क्रिएट किया जाता है। और इसी प्रकार वो रिलीजन को भी ओपियम ऑफ मासेस कहते हैं। तो इस प्रकार वो आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। कौन? मार्क्स। तो इसको अगर आप हटा देंगे विचारधारा के प्रति निष्ठा, आंसर आ जाएगा। मानवीय रचनाधर्मिता की अभिव्यक्ति, विच्छिन्नता का अंत एवं आत्मसिद्धि स्वतंत्रता के मार्क्सी सिद्धांत के अनुरूप है, जबकि विचारधारा के प्रति निष्ठा मार्क्स सिद्धांत के अनुरूप नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं? संसाधनों की क्षमता, तो इसमें आंसर होगा माइकल वाल्जर। माइकल वाल्जर संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं है, तो कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज से संबंधित नहीं है। माइकल वाल्जर को आमतौर पर राजनीतिक सिद्धांत में कम्युनिटेरियन थिंकर की तरह देखा जाता है, कि स्थिति के अग्रणी समर्थकों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। जॉन रॉस के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है। पहला, अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये तो था। लॉकी परंतुक। तीसरा, मूल स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन। विशेष पूर्वता क्रम, तो लेक्सिकल ऑर्डर बात करते हैं। तो इसमें जो बी होगा, लॉकी परंतुक जॉन रॉस के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है, जबकि अज्ञान का पर्दा, मूल स्थिति और विशेष पूर्वता क्रम जॉन रॉस के न्याय के सिद्धांत से संबंधित पदावली है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत के संबंध में तृतीयपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला है, यह निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है। यह एक प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र है। दूसरा, यह सदजीवन अर्जित करने की ओर लक्षित सामान्य हित को पूरा करता है। यह लोकतंत्र का एक पूर्व उदारवादी सिद्धांत। तो इसमें जो सही आंसर होगा ए होगा। निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है। यह लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। लोकतंत्र उदारवादी सिद्धांत का संशोधित रूप है। इसे प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र के रूप में भी जाना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो संरक्षक लोकतंत्र यानी प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, ये प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी जेरेमी बेंथम से रिलेटेड है। विकासात्मक लोकतंत्र यानी डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, ये जैसमिल का कॉन्सेप्ट है। फिर लोकतांत्रिक अवचनवाद यानी डेमोक्रेटिक इलिटिज्म, ये पीटर का कॉन्सेप्ट है। और बहुलवादी लोकतंत्र, ये रॉबर्ट डहल से संबंधित है। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, ये रॉबर्ट डहल से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र पर मार्क्स के विचारों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रबोधन परंपरा में वे लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं। दूसरा, बुर्जुआ लोकतंत्र अवसरानुकूल बुर्जुआ आतंक में बदल जाता है। तो इसमें दोनों कथन सही होंगे। लोकतंत्र पर मार्क्स के उपरोक्त दोनों कथन सही है ना। मार्क्स प्रबोधन परंपरा में लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं एवं बुर्जुआ लोकतंत्र अवसरानुकूल बुर्जुआ आतंक में बदल जाएगा, ऐसा मार्क्स का मानना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है? तो उसमें बहुलतंत्र होगा। बहुलतंत्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का एक प्रतिरूप है। जन लोकतंत्र एवं जनमत संग्रह मूलक लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है। समानतः लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बड़े राज्यों के लिए प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र अधिक उपयुक्त है। उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शी लोकतंत्र यानी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से संबंधित नहीं। पहला है बहस पर आधारित सहमति। दूसरा, पूर्व नियत वरीयताएं। तीसरा, खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहसें। तीसरा है आदर्श भाषण दशा। इसमें बी ऑप्शन गलत है।
तो पूर्व नियत वरीयताएं विमर्शीय लोकतंत्र से संबंधित नहीं। विमर्शीय लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र के प्रमुख प्रकारों में से एक है। नेक्स्ट है, लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है? लचीले संविधान का, तो इसमें ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन लचीले संविधानों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, इसलिए वहां पर संविधान में संशोधन करने हेतु किसी विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सोवरेंटी है। पार्लियामेंट्री सोवरेंटी मतलब ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन के बारे में कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग मेन इनटू वुमेन एंड वुमेन इनटू मेन। तो ब्रिटेन की संसद है वो सब कुछ कर सकती है एक्सेप्ट कि वुमेन को वुमेन नहीं बना सकती और वुमेन को मेन नहीं बना सकती, बाकी इसके अलावा वो सब कुछ कर सकती है। और इस प्रकार ये सबसे लचीला संविधान है ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन, जिसे सीनेट कहते हैं, विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। ज्ञातव्य है कि अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, जिसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन रिप्रेजेंटेटिव हाउस और दूसरा है सीनेट, जिसे कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें शक्ति विभाजन सिद्धांत सूचित हुआ है? तो पहला है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तीसरा है द स्पिरिट ऑफ लॉज एंड द पॉलिटिक्स, तो सी नंबर होगा। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सर्वप्रथम शक्ति विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आता है। शक्ति विभाजन का अभिप्राय शासन के अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। इसका स्पष्ट उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं? पहला है एकात्मक संविधान, एक केंद्रीय सरकार, दूसरा संघीय संविधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री का निर्धारित कार्यकाल होता है। नेक्स्ट अध्यक्षीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति दोनों नामधारी एवं यथार्थ कार्यपालिका होता है, तो सी नंबर गलत है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ प्राइम मिनिस्टर का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। हालांकि 5 वर्ष होता है, सिर्फ इंडिया का अगर केस ले लिया जाए, भारत में 5 वर्ष है, लेकिन अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है इन केस, तो आपका कोई निर्धारित टाइम पीरियड थोड़ी होगा, ये बात है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि शासन या सरकार विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक सदन में सरकार का बहुमत होता है तब तक ही सरकार का अस्तित्व रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया? अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया। इसमें जो सही आंसर होगा ए होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अमेरिकी संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यानी इकाइयों का अलग अलग संविधान होगा। नेक्स्ट है, चीन में निम्न अंगों में से किसके पास वास्तविक सत्ता है? पहला है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा स्थायी समिति और चौथा है उपाध्यक्ष। तो वास्तविक शक्तियां दोस्तों स्थायी समिति के पास होती है। चीन में स्थायी समिति के पास वास्तविक सत्ता है। ज्ञातव्य है कि स्थायी समिति चीन की व्यवस्थापिका की शीर्ष संस्था है जो शासन प्रशासन से संबंधित सभी निर्णय लेती है। चीन एक सदनी व्यवस्थापिका वाला देश है, इस कारण इस समिति की महत्ता और बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, चीन का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। फ्रांस का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। भारत का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। तो प्रस्तुत प्रश्न के सभी विकल्प सत्य हैं, अतः आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, याद रखिएगा। निम्न देशों में से किसमें वैध नागरिकता की व्यवस्था है? तो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप। हालांकि भारत भी एक फेडरल डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। दोहरी शासन व्यवस्था, फिर शक्ति विभाजन सेपरेशन ऑफ पावर होता है,
और संघ न्यायपालिका। तो फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट है, निम्न अंगों में से अमेरिकन संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया कौन सा माना जाता है? निम्न अंगों में से अमेरिकी संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संतुलन बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण अंग है। संविधान की रक्षा करना अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य है। यद्यपि यहाँ पर शक्ति पृथक्करण के माध्यम से शासन के अंगों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, फिर भी यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय कुछ मामलों में अन्य अंगों पर अपना प्रभाव डालती। फिर है असर्शन। तो ब्रिटेन की दल प्रणाली को दो दलीय प्रणाली कहा जाता है। रीजन क्या है कि यह इसलिए क्योंकि व्यवहार में राष्ट्रीय कार्यों में केवल दो ही दलों की प्रमुख भूमिका। तो इसमें जो आंसर होगा ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही विवेचना करता है। यद्यपि ब्रिटेन में बहुत सारे दलों का अस्तित्व देखा जा सकता है, फिर भी दो ही दल महत्वपूर्ण माने जाते हैं और यही दो दल ही व्यवहार में राष्ट्रीय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार तर्क एवं कथन दोनों सही है और तर्क कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की संसद सब कुछ करने में सक्षम है। ये देखिए याद हो गया, सिवाय औरतों को आदमी और आदमी को औरत बनाने के। यह कथन किसका? तो दोस्तों डी लोम्बे का कथन है। तो कहतव्य है कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है एवं सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या नहीं कर सकती। इसी कारण डी लोम्बो ने संसद की महत्ता का वर्णन करते हुए ऐसा कहा। हम संविधान के अधीन है, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। यह कथन किसका? तो ये दोस्तों मुख्य न्यायाधीश ह्यूज का है। मुख्य न्यायाधीश ह्यूज का कथन है कि हम संविधान के अधीन है, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहता है। यह कथन अमेरिका में बढ़ती न्यायिक सक्रियता के संबंध में कहा गया। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जिसके कारण शासन के अंगों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखा जा सकता है। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को सर्वोच्च दायित्व दिया गया है। इसमें कोई भी अंग अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। कहतव्य है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण शासन के तीनों अंगों का पृथक अस्तित्व है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन भी व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा न होकर दूसरे निर्वाचक मंडल द्वारा एक ही निश्चित अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्रदान किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्रदान किया गया है। फ्रांस में 5वें गणतंत्र के फ्रेंच संविधान के द्वारा सरकार को एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली निर्धारित की गई। फिर द अमेरिकन प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, तो इसके लेखक दोस्तों H.J. लॉस्की हैं और ये पुस्तक उन्होंने 1948 में लिखी थी, H.J. लॉस्की ने। नेक्स्ट है, चीनी संविधान के अनुच्छेद 1 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जनता के जनवादी अधिनायकवाद के अंतर्गत जनवादी चीन गणराज्य एक समाजवादी राज्य है। दूसरा, इसका नेतृत्व चीन की जनता करती है तथा यह मजदूरों एवं किसानों की गठजोड़ पर आधारित है। तो इसमें केवल पहला कथन सही है कि चीनी संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 1 है, चीन को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। स्थायी समिति प्रमुख शक्तियों का स्रोत है। चीनी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारी इस स्थायी समिति के सदस्य होते हैं। यह समिति चीनी व्यवस्थापिका की शीर्ष संस्था है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। हालांकि तो बहुत डीप क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन है, इसे स्किप किए जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान की जो पीएससी होती है उसमें माइनस मार्किंग होने वाली है, तो इसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं? फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं। पहली, द्वितीय मतपत्र प्रणाली। दूसरा, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। द्विसदनात्मक संसद। तीसरा, संघवाद। तो डी नंबर, संघवाद फ्रांसीसी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता नहीं है, जबकि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्वितीय मत प्रणाली एवं अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली यहाँ के शासन की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट है, देशों के समूह को पहचानिए जो एक दलीय राज्य हैं। क्यूबा, वेनेजुएला, कतर। दूसरा है थाईलैंड, लाओस, स्पेन, सऊदी अरेबिया, इजराइल, पश्चिमी सहारा, चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम। तो इजराइल में तो एक दल है नहीं, बहुत सारे दल हैं, तो ये तो हट जाएगा।
इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा। चीन, उत्तर कोरिया एवं वियतनाम में एक दलीय शासन प्रणाली वाले राज्य हैं। चीन एक समाजवादी राज्य है जबकि उत्तर कोरिया एक तानाशाही शासन वाला राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अनन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है? पहला है सूची प्रणाली, दूसरा द्विसदनात्मकवाद, संविधान की सर्वोच्चता, गणना एवं अवशेष का सिद्धांत। तो इसमें जो सही आंसर होगा द्विसदनात्मकवाद। तो सूची प्रणाली, गणना एवं अवशेष का सिद्धांत एवं संविधान की सर्वोच्चता, ये तीनों विशेषताएं संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं, जबकि द्विसदनात्मकवाद संघवाद की नहीं अन्य शासन प्रणालियों यथा संसदीय व्यवस्था की भी विशेषता है। कनाडाई फेडरेशन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला, संसदवाद को संघवाद से जोड़ने वाला कनाडा पहला देश है। फिर डोमिनियन, फेडरेशन और प्रांत सभी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। अवशिष्ट शक्तियां फेडरेशन को दी गई हैं। प्रांतों के उपराज्यपाल प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा। कनाडाई फेडरेशन में प्रांतों के राज्यपाल प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित न होकर फेडरेशन के प्रधान द्वारा नियुक्त होते हैं। कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां भारत के समान संघ के पास हैं। ज्ञातव्य है कि भारतीय संघवाद कनाडा के संघीय व्यवस्था से ही प्रभावित है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से असंबंधित शब्दावली को पहचानिए। पहला है नियंत्रण एवं संतुलन, दूसरा है छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट, वे साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो नियंत्रण एवं कंट्रोल ये अमेरिकी शासन व्यवस्था की मतलब अमेरिकी शासन व्यवस्था से संबंधित है, ना कि ब्रिटिश शासन संबंधी से ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से संबंधित है। तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से नियंत्रण एवं संतुलन की अवधारणा शक्ति पृथक्करण की प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत शासन के तीनों अंग एक दूसरे से नियंत्रित एवं संतुलित होते हैं। तात्पर्य, यदि व्यवस्थापिका कोई संविधान विरुद्ध कानून बनाती है तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है? पहला, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। दूसरा, कांग्रेस के विधायकों पर राष्ट्रपति निषेधाधिकार। कांग्रेस को संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो सही आंसर होगा बी दोस्तों, कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की नहीं वरन संसदीय शासन व्यवस्था वाले राज्यों की प्रमुख विशेषता है। अमेरिका में कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से न होकर अलग से होता है और यह सदस्य राष्ट्रपति के प्रति ही जवाबदेह होते हैं, न कि विधायिका के प्रति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शक्ति पृथक्करण व्यक्ति क्षमता को प्रतिबोधित करता है। दूसरा, यह सिद्धांत फ्रांसीसी राजनीति के उनके अवलोकनों पर आधारित था। तो इसमें दोनों कथन नहीं बल्कि केवल एक कथन सही है। शक्ति पृथक्करण व्यक्ति क्षमता को प्रत्याघोषित करता है। यह सिद्धांत शासन के अंगों को निरंकुश होने से बचाता है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मुख्यतः यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं है? जेरीमैंडरिंग, पार्क बैरल व्यवस्थापन, लॉग रोलिंग, फिलिबस्टर। तो डी नंबर, फिलिबस्टर अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं है, जबकि जेरीमैंडरिंग, लॉग रोलिंग एवं पार्क बैरल प्रतिनिधि सदन से संबंधित है। फिलिबस्टर प्रणाली एक विस्तृत बहस द्वारा सदन का समय अनावश्यक रूप से नष्ट करना है, जो विधायिका का एक नकारात्मक पक्ष है। यह प्रणाली अमेरिकी सीनेट में व्याप्त थी। यदि सदन का सभापति किसी मुद्दे पर बात रखने के लिए समय निश्चित नहीं करता तो सदस्य अनंत काल तक उस विषय पर बोल सकता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कार्यपालिका की वैधता का आधार और संबंधित देश। विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन। तो विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति
मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन ये व्यवस्था दोस्तों कहाँ है? व्यवस्था फ्रांस में है। फिर राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन ये व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका में है। मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन यूनाइटेड किंगडम की व्यवस्था है। और राष्ट्रपति विधायिका स्वतंत्र यानी लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऐसी व्यवस्था अमेरिका में है। पहले हम लोगों ने पढ़ भी चुका है। तो ये है, इसका जो आंसर होगा बी होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? केंद्रीय सैनिक आयोग, राज्य परिषद, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय परिषद। तो राष्ट्रीय परिषद चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, जबकि केंद्रीय सैनिक आयोग, राज्य परिषद, राष्ट्रपति चीनी कार्यपालिका का हिस्सा है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसी भी काम करती? किस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसे भी कार्य करती? इसमें सही आंसर होगा सी, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसा कार्य करती। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला, इसका संविधान में संयुक्त रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय केवल यह पुनरावलोकन करता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ है, न कि प्रक्रिया के सार तत्वों का। नेक्स्ट है, संविधान का संक्षिप्त रूप इसके क्षेत्र को विस्तृत कर देता है। और नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय संविधान संसाधनों के पुनरावलोकन की उपेक्षा करता है। इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा। मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन है, ये गलत है, लेकिन इसका सही आंसर यही है कि जो यूएसए है को न्यायिक पुनरावलोकन का घर कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का बृहद विश्लेषण संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की वैधानिकता प्रक्रिया यानी जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ दोनों यहाँ फॉलो होते हैं। तो प्रोसीजर, कोई भी कानून पारित करते समय क्या प्रोसीजर सही थी आपकी, उसके साथ साथ क्या आपका इंटेंशन भी सही था, दोनों चीजें चेक होंगी। प्रोसीजर अमेरिका में सेकेंडरी है, पहले तो आपका इंटेंशन सही है कि नहीं है ये भी चेक होगा। भारत में जो मेनका गांधी केस हुआ था, मेनका गांधी केस, उसके पहले तक केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एस्टेब्लिश था भारत में। मतलब अगर संसद कोई भी कानून किसी एक प्रोसेस के तहत जो कि तर्क सम्मत है, रैशनल है और बाकायदा प्रोसेस, एक अच्छी प्रोसेस के तहत, अच्छी प्रोसीजर के तहत कोई कानून पारित करती है, उस कानून का इंटेंशन चाहे जो भी हो उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं हुआ करता था। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद 1978 में भारत ने भी अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट कर लिया है। इसके माध्यम से बहुत सारे केस आए हैं। तो ये है, तो सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की वैधानिकता प्रक्रिया, सार तत्व यानी सब्सटेंस और विधि सम्मत है कि नहीं के आधार पर इसका विवेचना करता है। दोनों कथन, तो इस तरह कथन दो असत्य है। पहला कथन है, असर्शन क्या है कि उदार संविधान शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है। उदार संविधान शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है। तर्क, शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण स्वेच्छाचारिता की ओर ले जा सकता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा। ये पहला कथन असत्य है। जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर की बात नहीं करते हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पावर ये टोटलिटेरियन जो डेमोक्रेसीज होती हैं, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जो सिस्टम होता है उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो बल्कि दूसरा जो कथन है वो सही है कि जो पावर है उसके कंसंट्रेशन से स्वेच्छाचारिता की ओर ये ले जाता है। तो ये बात है, डी सही होगा इसमें। पहला कथन है, असर्शन है कि यूनाइटेड किंगडम में संसद संप्रभु है, सही है। रीजन क्या है कि संसद की शक्ति का क्षेत्र और अभ्यास
असीमित है। तो इसमें ये सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, इसका कारण इसकी शक्ति असीमित है। तो इस कारण इसकी शक्ति असीमित है। ब्रिटेन में संसद द्वारा बनाया गया कानून न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन से परे है। नेक्स्ट है, कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, याद रखिए। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका का गौण महत्व है, तो ये वाला सही है। उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका ये संविधान का सार तत्व है। इसमें संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है, जिसके माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। केशवानंद भारती बाद में न्यायपालिका ने बेरुवाड़ी के निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। नेक्स्ट है असर्शन कि भारत ने संसदीय सरकार के स्वरूप को स्वीकार किया है। दूसरा तर्क क्या है, रीजन क्या है? भारत का राष्ट्रपति राज्य का नामधारी अध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली वाली सरकार है। संसदीय शासन व्यवस्थापिका में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका। इसकी शक्ति का प्रयोग क्रमशः राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री करता है, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट है, एक नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना की जा सकती है राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा, 2/3 मेजोरिटी के द्वारा। तो एक नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा की जा सकती है। वास्तुतः एक नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना के लिए राज्यसभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत के संकल्प से पारित करना होगा। इसके बाद संसद अपने अधिनियम से नवीन सेवा को अधिनियमित करता है। अनुच्छेद 249 और 312 के तहत राज्यसभा ऐसा प्रावधान राष्ट्रीय हित के संदर्भ में कर सकती है। नेक्स्ट है, लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 311 में। तो संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी अखिल भारतीय सेवा या राज्य स्तरीय सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक IAS है, उसको उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के नीचे कोई भी अथॉरिटी उसको डिसमिस नहीं कर सकती है या उसको डिजॉल्व नहीं कर सकती। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो अनुच्छेद 17 में स्पष्टता का अंत बताया गया है। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 19 इसमें संतत संबंध अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से संबंधित प्रावधान है। तो कौन सा जोड़ा भी मेल है? पहला अनुच्छेद 39 से निःशुल्क विधिक सहायता, सही है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम का अधिकार। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। विधि के समक्ष समानता, ये गलत है। डी नंबर में विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 में दिया हुआ। ये यदि भारतीय संघ के अंतर्गत एक नवीन राज्य का निर्माण करना है, तब संविधान की कौन सी सूची में संशोधन करना होगा? संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में क्रमशः नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना एवं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया, उसके सदस्यों का पहला ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनयन किया गया था। दूसरा गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन किया गया था। विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित किए गए। तो ये सी सही है। संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया के सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, निम्न अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है अम्बेडकर ने। तो ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद
32 के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा है तो 5 प्रकार के रिट का प्रावधान है। इन रिटों की महत्ता के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, भारत में संविधान के संदर्भ में निम्न जोड़ों में से कौन सा विमेलित है? शिक्षा समवर्ती सूची में, आयकर समवर्ती सूची में, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में, जनगणना संघ सूची में। तो लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में ये सही है। आयकर समवर्ती सूची में नहीं, आयकर संघ सूची का विषय है, न कि समवर्ती सूची, जबकि शेष अन्य कूट सुमेलित है। वर्तमान समय में संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या के अनुसार 98, 61 और 52 है। नेक्स्ट है